रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की चमकती रोशनियां आसमान को ऐसा बना रही थीं जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों, लेकिन उन्हीं रोशनियों के बीच एक जगह थी जहां अंधेरा ही अंधेरा था। एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर एक लड़का सड़क किनारे बैठा था। उसका नाम था आरव सिंह। फटे हुए जूते, धूल से भरे कपड़े और आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। उसके सामने पड़े बैग में बस 3 चीजें थीं, एक पुरानी नोटबुक, एक टूटी हुई घड़ी और कुछ सिक्के। आरव ने आसमान की तरफ देखा। इतनी बड़ी दुनिया और मेरे लिए एक जगह भी नहीं। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। सुबह तक उसके पास नौकरी थी, एक छोटी सी कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट, लेकिन शाम तक सब खत्म हो गया। कंपनी के मालिक ने पूरे ऑफिस के सामने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इसने पैसे चुराए हैं और बिना कोई सबूत दिए उसे निकाल दिया गया। आरव जानता था वो निर्दोष है, लेकिन गरीब की बात कौन सुनता है। ऑफिस से निकलते समय उसने देखा था वो लोग जो रोज उसके साथ चाय पीते थे, आज उसकी तरफ देखने से भी डर रहे थे। उसके पास कोई नहीं था, न परिवार न दोस्त। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में सालों पहले गुजर चुके थे। तभी हल्की ठंडी हवा चली। आरव ने अपने बैग से नोटबुक निकाली। यह नोटबुक उसके पिता की थी। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा जिंदगी में गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद ही इंसान उठना सीखता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। पापा, अगर आप होते तो शायद आज मैं इतना अकेला नहीं होता। अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज आई। 3 काली एसयूवी फैक्ट्री के बाहर आकर रुकी। आरव ने हैरानी से देखा। दरवाजे खुले, ब्लैक सूट पहने कई आदमी बाहर निकले। उनके बीच में एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद बाल, तेज आंखें और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरी दुनिया उसकी हो। वो आदमी धीरे धीरे आरव की तरफ आया। आरव घबरा गया। मुझे माफ कीजिए, अगर मैं यहां बैठा हूं तो मैं अभी चला जाता हूं। लेकिन बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। तुम्हारा नाम आरव सिंह है, सही? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने एक फाइल आरव के सामने रख दी। आरव ने फाइल खोली। अंदर उसकी पूरी जिंदगी लिखी हुई थी, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, यहां तक कि आज का ऑफिस वाला मामला भी। आरव हैरान रह गया। यह सब आपने क्यों कराया? बुजुर्ग आदमी ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें देख रहा हूं। आरव को समझ नहीं आया। लेकिन क्यों? बुजुर्ग ने फैक्ट्री की तरफ देखा। क्योंकि मुझे एक वारिस चाहिए। आरव की आंखें फैल गईं। वारिस? बुजुर्ग आदमी हल्का सा हंसा। हम मेरे साम्राज्य का वारिस। आरव को लगा शायद ये मजाक है। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं। बुजुर्ग आदमी ने जेब से एक फोटो निकाली और आरव को दी। आरव के हाथ कांप गए। फोटो में उसके पिता थे और उनके साथ वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। आरव की आवाज कांप गई। आप मेरे पापा को जानते थे? बुजुर्ग आदमी की आंखों में हल्की नमी आ गई। जानता नहीं था, वो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था। आरव के दिमाग में 1000 सवाल घूमने लगे, लेकिन उन्होंने कभी यह सब क्यों नहीं बताया? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर रखूं। आरव ने गुस्से से पूछा, किस दुनिया से? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। पावर की दुनिया, पैसे की दुनिया और उस खेल की दुनिया जहां इंसान या तो राजा बनता है या मिट जाता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बुजुर्ग ने पूछा, आज तुम्हारे पास क्या है? आरव ने अपने खाली बैग की तरफ देखा। कुछ भी नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए। गलत, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है। आरव ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आरव ने उनका हाथ देखा। उसके मन में डर भी था और अजीब सा उत्साह भी। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा? बुजुर्ग आदमी की आवाज गहरी हो गई। तो तुम इस शहर के सबसे गरीब लड़के से सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाओगे। हवा अचानक तेज चलने लगी। आरव ने धीरे धीरे
अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। उसी पल दूर कहीं बिजली कड़की। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए। स्वागत है आरव, तुम अब उस खेल में प्रवेश कर चुके हो जहां हारने वालों को कोई याद नहीं रखता। आरव ने पूछा, और जीतने वालों को? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्हें दुनिया राजा कहती है। आरव ने पहली बार महसूस किया उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे पैसे, ताकत, प्यार और खून से भरी दुनिया में ले जाने वाला है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर दुश्मन होंगे और एक दिन उसे पूरी दुनिया के सामने साबित करना होगा कि एक गरीब लड़का भी साम्राज्य का राजा बन सकता है। दूर शहर की रोशनियां चमक रही थीं और उसी रात एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसे लड़के की कहानी जो शून्य से उठकर अरबों का साम्राज्य बनाएगा। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगर चाहो तो मैं अगला भी बना सकता हूं। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 काली एसयूवी शहर की खाली सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर चमकती रोशनियां आरव की आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके सामने बैठे थे वही बुजुर्ग आदमी विक्रम मेहता। अब तक आरव को सिर्फ इतना पता चला था कि विक्रम मेहता सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि इस शहर की कई बड़ी कंपनियों के पीछे छुपा हुआ असली नाम थे। एसयूवी एक विशाल गेट के सामने रुकी। गेट अपने आप खुल गया। अंदर एक इतना बड़ा बंगला था कि वह किसी महल से कम नहीं लग रहा था। आरव ने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये आपका घर है? विक्रम मेहता हल्का सा मुस्कुराए। नहीं, आरव चौंका। तो फिर यह सिर्फ एक दरवाजा है असली दुनिया का। गाड़ी धीरे धीरे अंदर जाकर रुकी। जैसे ही आरव उतरा, उसके सामने करीब 10 लोग खड़े थे। सबके कपड़े एक जैसे काले सूट थे और हर किसी की नजर तेज थी। उनमें से एक आदमी आगे आया। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर कठोरता। सर, उसने विक्रम मेहता को सलाम किया। सब तैयार है? विक्रम ने सिर हिलाया। अच्छा, पहले इसे अंदर ले चलो। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो आदमी आरव की तरफ मुड़ा। मेरा नाम कबीर है, मैं सर की सिक्योरिटी टीम संभालता हूं। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। वे तीनों बंगले के अंदर गए। अंदर का नजारा और भी हैरान कर देने वाला था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, संगमरमर का फर्श और हर जगह हाईटेक स्क्रीन। लेकिन अचानक विक्रम मेहता एक दीवार के सामने रुक गए। उन्होंने अपनी उंगली एक छोटे से स्कैनर पर रखी। बीप! दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। आरव की आंखें फैल गईं। दीवार के पीछे एक लिफ्ट थी। कबीर मुस्कुराया। अब असली जगह देखने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों लिफ्ट में घुसे। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। आरव को लगा जैसे वे जमीन के बहुत नीचे जा रहे हैं। फिर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला और जो आरव ने देखा वो उसकी कल्पना से भी बड़ा था। एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल, सैकड़ों कंप्यूटर स्क्रीन। लोग तेजी से काम कर रहे थे। कुछ लोग बड़े बड़े ग्राफ देख रहे थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे, कुछ लोग विदेशी भाषाओं में चर्चा कर रहे थे। आरव ने हैरानी से पूछा, यह क्या जगह है? विक्रम मेहता ने कहा, यह मेरा साम्राज्य है। आरव चुप रह गया। विक्रम आगे बोले, दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनमें से कई के फैसले यहां बैठकर लिए जाते हैं। आरव ने धीरे से कहा, मतलब आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं? विक्रम हंस पड़े। नहीं, दुनिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने आरव की तरफ देखा। लेकिन खेल जरूर खेला जा सकता है। तभी एक महिला तेजी से उनकी तरफ आई। करीब 25 साल की, लंबे बाल, तेज आंखें और आत्मविश्वास से भरी चाल। सर, उसने टैबलेट आगे बढ़ाया। जर्मनी डील फाइनल हो गई है। विक्रम ने स्क्रीन देखी। अच्छा काम रिया। रिया की नजर पहली बार आरव पर गई। ये कौन है? विक्रम मेहता ने जवाब दिया, मेरा नया वारिस। रिया के चेहरे पर साफ हैरानी दिखी। वारिस? उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। हटे जूते, साधारण कपड़े। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सर, मजाक कर रहे हैं क्या?
विक्रम की आवाज अचानक सख्त हो गई। मैं कभी मजाक नहीं करता। रिया तुरंत गंभीर हो गई। सॉरी सर। विक्रम ने आरव की तरफ देखा। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। आरव ने पूछा, किस चीज की ट्रेनिंग? कबीर मुस्कुराया, जिंदा रहने की। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? कबीर उसे एक दूसरी जगह ले गया। वह एक बड़ा ट्रेनिंग हॉल था। दीवारों पर हथियार लगे हुए थे। कुछ लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। कबीर ने कहा, इस दुनिया में पैसा होना काफी नहीं है, यहां दुश्मन भी होते हैं। आरव ने पूछा, तो मुझे लड़ना सीखना होगा? कबीर हंसा, सिर्फ लड़ना नहीं। उसने एक पिस्तौल उठाई, मारना भी। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तभी पीछे से विक्रम मेहता की आवाज आई, अगर तुमने नहीं मारा तो कोई तुम्हें मार देगा। आरव धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। विक्रम की आंखें गंभीर थीं। यह दुनिया भावनाओं से नहीं चलती आरव, यहां सिर्फ ताकत चलती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने कहा, लेकिन असली ताकत हथियार नहीं है। उन्होंने अपने सिर की तरफ इशारा किया। दिमाग है। तभी अचानक अलार्म बज उठा। वो पूरे हॉल में हलचल मच गई। रिया तेजी से दौड़ती हुई आई। सर, समस्या हो गई है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? रिया ने स्क्रीन दिखाई। हमारी एक कंपनी पर हमला हुआ है। कबीर ने पूछा, किसने? रिया की आवाज धीमी हो गई। राघव मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही माहौल बदल गया। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। वो वापस आ गया। विक्रम मेहता की आंखों में गुस्से की हल्की चमक आ गई। लगता है उसने फिर से युद्ध शुरू कर दिया है। आरव ने पूछा, ये राघव मल्होत्रा कौन है? कबीर ने गहरी आवाज में कहा, इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी। रिया ने जोड़ा, और सर का सबसे बड़ा दुश्मन। आरव चुप हो गया। विक्रम मेहता धीरे धीरे उसके पास आए। आरव, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से नहीं, अभी से शुरू हो रही है। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां बड़ी कंपनी का नाम चमक रहा था। अगर हम ये डील हार गए तो अरबों का नुकसान होगा। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? विक्रम मेहता हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि आज से यह खेल तुम्हारा भी है। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसके सामने पहली बार इतना बड़ा फैसला था। एक गरीब लड़का, जिसके पास कल तक नौकरी भी नहीं थी, आज अरबों के खेल में उतर चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खेल में राघव मल्होत्रा जैसे दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। और जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली थी जो उसके दिल और उसकी किस्मत दोनों को बदल देगी। लेकिन उससे पहले उसे साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, एक भविष्य का साम्राज्य निर्माता है। और असली खेल अब शुरू हुआ था। अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में अलार्म की आवाज अब भी गूंज रही थी। बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग में एक ही नाम बार बार चमक रहा था, राघव मल्होत्रा। आरव कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रहा। उसके लिए यह सब अभी भी किसी फिल्म जैसा था। कल तक वह एक साधारण लड़का था और आज अरबों के खेल के बीच खड़ा था। विक्रम मेहता ने धीरे से कहा, रिया पूरी रिपोर्ट। रिया ने टैबलेट पर कुछ फाइलें खोली। हमारी कंपनी जेनिथ लॉजिस्टिक्स पर अचानक हमला हुआ है। राघव की कंपनी ने हमारे 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए हैं। कबीर ने भौहें सिकोड़ ली। 3? रिया ने सिर हिलाया। और वो चौथे पर भी हमला करने वाला है। आरव ने पूछा, अगर वो चौथा कॉन्ट्रैक्ट भी जीत गया तो? रिया ने गंभीर आवाज में कहा, तो हमारा पूरा एशिया नेटवर्क टूट जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से पूछा, तो हम क्या करेंगे? विक्रम मेहता ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं, तुम बताओ। आरव चौंक गया। मैं? हाँ, विक्रम बोले, अगर तुम्हें इस साम्राज्य का वारिस बनना है तो तुम्हें खेल समझना होगा। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। डेटा, ग्राफ, नंबर, सब कुछ तेजी से बदल रहा था। उसने धीरे धीरे कुर्सी खींची और बैठ गया। रिया, चौथा कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रिया ने जवाब दिया, दुबई ग्लोबल ट्रेड। आरव ने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत?
करीब 900 मिलियन डॉलर। कबीर ने हल्की सी सीटी बजाई। छोटा खेल नहीं है। आरव कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने पूछा, राघव ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहता है? रिया बोली, अगर उसे ये मिल गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट नेटवर्क को कंट्रोल कर लेगा। आरव की आंखों में चमक आई। मतलब ये उसके लिए जरूरी है। विक्रम मेहता मुस्कुराए। और आरव ने धीरे से कहा, तो हम उसे ये लेने नहीं देंगे। कबीर ने हंसते हुए कहा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे? आरव कुर्सी से उठा। रिया, क्या राघव को पता है कि हम उसकी चाल समझ चुके हैं? रिया ने सिर हिलाया। नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तो हम उसे जीतने देंगे। कमरे में सब चौंक गए। कबीर ने कहा, तुम पागल हो क्या? आरव ने शांत आवाज में कहा, पहले मेरी बात सुनो। विक्रम मेहता चुपचाप उसे देख रहे थे। आरव ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। राघव अभी हमला कर रहा है क्योंकि उसे लगता है हम कमजोर हैं। अगर हम अचानक पूरी ताकत लगा देंगे तो वो सावधान हो जाएगा। रिया ने धीरे से पूछा, तो तुम्हारी योजना क्या है? आरव ने गहरी सांस ली। हम उसे चौथा कॉन्ट्रैक्ट जीतने देंगे। कबीर ने गुस्से से कहा, यह आत्महत्या है। लेकिन आरव ने आगे कहा, और फिर हम उसका पूरा नेटवर्क खरीद लेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखें फैल गईं। क्या? आरव बोला, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जीतता है तो उसे अपना पूरा पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। और तब उसने स्क्रीन पर कुछ नंबर टाइप किए। एक नया ग्राफ सामने आया। हम उसकी दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू करेंगे। कबीर धीरे धीरे समझने लगा। मतलब जब वो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में फंसा होगा। आरव ने कहा, तब उसका बाकी साम्राज्य हमारे हाथ में होगा। रिया ने धीरे से कहा, यह बहुत खतरनाक प्लान है। आरव मुस्कुराया। खेल बड़ा है तो चाल भी बड़ी होनी चाहिए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक विक्रम मेहता हंस पड़े। अच्छा। उन्होंने तालियां बजाईं। बहुत अच्छा। रिया ने हैरानी से कहा, सर क्या हम सच में ये करेंगे? विक्रम ने कहा, हाँ। उन्होंने आरव की तरफ देखा, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी ने राघव के खिलाफ ऐसा सोचा है। कबीर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। लगता है तुम सच में खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हो। लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम की एक स्क्रीन अचानक चमक उठी। वीडियो कॉल। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। यह राघव का प्राइवेट चैनल है। कमरे में तनाव बढ़ गया। विक्रम ने कहा, कनेक्ट करो। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया। करीब 35 साल का, महंगे सूट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। राघव मल्होत्रा। उसने स्क्रीन के दूसरी तरफ सबको देखा। हेलो विक्रम। उसकी आवाज शांत थी। काफी समय हो गया। विक्रम मेहता ने जवाब दिया, तुम अभी भी वही घटिया खेल खेल रहे हो राघव। राघव हल्का सा हंसा। खेल तो आपने सिखाया था। फिर उसकी नजर अचानक आरव पर पड़ी। वो है, ये नया चेहरा कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने जवाब दिया, मेरा वारिस। राघव कुछ पल तक आरव को घूरता रहा, फिर मुस्कुराया। दिलचस्प। इतना छोटा लड़का और इतना बड़ा सपना। उसने धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? आरव ने बिना डर के जवाब दिया, आरव। राघव की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। आरव, मुझे उम्मीद है तुम जानते हो कि तुम किस खेल में उतर चुके हो। आरव ने शांत आवाज में कहा, शायद आपसे बेहतर। कमरे में सब चौंक गए। राघव कुछ पल तक चुप रहा, फिर हंसा। मुझे ये लड़का पसंद आया। उसने विक्रम से कहा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये खेल अक्सर नए खिलाड़ियों को खा जाता है। वीडियो कॉल कट गया। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर कबीर ने धीरे से कहा, अब युद्ध शुरू हो चुका है। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसके अंदर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह। वो जानता था यह सिर्फ शुरुआत है और जल्द ही इस खेल में एक और खिलाड़ी आने वाली थी। एक लड़की जो आरव के दिल में जगह बनाएगी और उसकी किस्मत भी बदल देगी। लेकिन उससे पहले उसे राघव मल्होत्रा को दिखाना होगा।
कि नया खिलाड़ी कमजोर नहीं होता, कभी कभी वही सबसे खतरनाक होता है। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात ने अभी पूरी तरह से इस दुनिया को छोड़ा न हो। आरव की आंख अचानक खुल गई। कुछ पल तक वह छत को देखता रहा, फिर उसे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आने लगी। वह अजीब सपना, उसके हाथों से निकलती हुई चमकदार ऊर्जा और उसके दिमाग में गूंजती वह रहस्यमयी आवाज, द पावर हैज अवेकेंड। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव धीरे धीरे उठकर बैठ गया और अपने हाथों को देखने लगा। बाहर से सब कुछ सामान्य था, वही हाथ, वही त्वचा, वही शरीर, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर कुछ जाग चुका था और शायद वह शक्ति बहुत समय से उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आरव अकादमी के ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि आज माहौल थोड़ा अलग था। छात्र छोटे छोटे समूहों में खड़े थे और धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। सुना तुमने, कल रात जंगल के पास कुछ हुआ है। गार्ड्स ने वहां अजीब मैजिक एनर्जी महसूस की है। आरव थोड़ा रुक गया। उसके कानों में एक शब्द साफ सुनाई दिया, रूइंस, खंडहर। तुरंत उसके दिमाग में वह पुराना नक्शा चमक उठा जो उसे लाइब्रेरी के गुप्त हिस्से में मिला था। उस नक्शे पर एक जगह खास तौर पर चिन्हित थी, विस्परिंग रूइंस। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा तो वहां मास्टर केल पहले से खड़े थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उनकी आंखों में गंभीरता ज्यादा थी। सभी छात्र उनके सामने खड़े हो गए। मास्टर केल ने गहरी आवाज में कहा, आज कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। सभी छात्र हैरान हो गए। उन्होंने आगे कहा, कल रात अकादमी के पास स्थित प्राचीन खंडहरों से एक शक्तिशाली जादुई हलचल महसूस की गई है। पूरा मैदान शांत हो गया। इसलिए अकादमी ने फैसला किया है कि कुछ चुने हुए छात्रों की एक टीम वहां जाकर जांच करेगी। फिर अचानक उनकी नजर आरव पर टिक गई। आरव थोड़ा चौंक गया। जी मास्टर, तुम भी इस टीम का हिस्सा हो गए। यह सुनकर कई छात्रों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये नया लड़का, मास्टर इसे क्यों भेज रहे हैं? आरव खुद भी हैरान था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी आवाज उसे कह रही थी, जाओ। टीम में कुल 5 लोग थे, आरव, रिया, कबीर और 2 सीनियर छात्र। सभी अकादमी से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता थोड़ा अंधेरा और रहस्यमयी था। पेड़ बहुत पुराने थे और हवा चलने पर उनके पत्तों से अजीब सी आवाज निकलती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। रिया ने चलते चलते कहा, तुम्हें पता है इस जगह को विस्परिंग रूइंस क्यों कहते हैं? कबीर हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहां पुराने योद्धाओं की आत्माएं अभी भी बातें करती हैं। एक पल के लिए सभी चुप हो गए। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसे यह बात बिल्कुल मजाक नहीं लगी। कुछ देर बाद वे लोग खंडहरों तक पहुंच गए। आरव की सांसें एक पल के लिए थम गईं। वह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नक्शे में बनी हुई थी। टूटे हुए पत्थर के खंभे, पुरानी दीवारें और बीच में एक बड़ा गोल प्लेटफॉर्म। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहां कोई बड़ा जादुई अनुष्ठान हुआ करता था। हवा यहां और ज्यादा ठंडी थी। सीनियर छात्र अर्जुन ने कहा, सब लोग सावधान रहो। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही आरव उस गोल प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे जमीन उसे पहचान रही हो। अचानक उसके दिमाग में एक तेज झलक आई। एक विशाल युद्धभूमि, सैकड़ों सैनिक और उनके बीच खड़ा एक योद्धा। उसने सुनहरा कवच पहन रखा था और उसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उसकी आंखों में अपार शक्ति थी। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। आरव, तुम ठीक हो? रिया की आवाज सुनकर वह होश में आया। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर से वह जानता था कि जो उसने देखा वह उसकी अपनी याद नहीं थी। अचानक ग्रेग, जमीन से तेज आवाज आई। सभी लोग चौकन्ने हो गए। गोल प्लेटफॉर्म के बीच का पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा। अर्जुन चिल्लाया, सब पीछे हटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म के बीच से गहरी बैंगनी रोशनी निकलने लगी और फिर धड़ाम, जमीन फट गई। एक डरावना साया उसमें से बाहर निकल आया। उसका शरीर धुएं जैसा था
आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। कबीर डरकर बोला, शादो बीस्ट। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाल ली। अटैक फॉर्मेशन। वह दैत्य जोर से दहाड़ा और उनकी तरफ झपटा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कबीर ने बिजली का जादू चलाया। रिया ने हवा की तेज धार छोड़ी, लेकिन वह दैत्य बहुत तेज था। उसने एक ही झटके में अर्जुन को दूर फेंक दिया। आरव ने घबराकर अपने हाथ उठाए। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तभी उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, योर पावर रिमेंबर्स। अचानक उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसके हाथों से एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर निकली और वह सीधे दैत्य से टकराई। धरकाम। शादो बीस्ट पीछे जा गिरा। सभी छात्र हैरानी से आरव को देखने लगे। कबीर धीरे से बोला, यह कौन सा जादू है? आरव खुद भी हैरान था। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन उसका शरीर खुद लड़ रहा था। दैत्य फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसकी नजर सीधे आरव पर थी, जैसे वह उसे पहचान गया हो। फिर वह गुर्राया, तुम्हें वापस आ गए। सब स्तब्ध रह गए। वह दैत्य बोल रहा था और वह आरव को पहचानता था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वापस। दैत्य फिर गरजा, राजा लौट आया है। अचानक आरव के दिमाग में फिर वही युद्धभूमि की झलक आई। सैनिक उसे एक नाम से पुकार रहे थे, द लॉस्ट किंग। अगले ही पल आरव के शरीर से तेज ऊर्जा फूट पड़ी। एक विशाल प्रकाश फैल गया और शादो बीस्ट उसी क्षण राख बनकर खत्म हो गया। खंडहरों में फिर सन्नाटा छा गया। सभी लोग आरव को घूर रहे थे। डर, हैरानी और सवाल उनके चेहरों पर साफ थे। कबीर धीरे से बोला, आरव तुम असल में हो कौन? आरव के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब उसे एक बात समझ आ गई थी। उसका इस दुनिया में पुनर्जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उसका अतीत इस दुनिया से जुड़ा हुआ था और शायद वह अतीत बहुत शक्तिशाली था। ठंडी हवा फिर से बहने लगी और कहीं दूर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजा जाग चुका है। लेकिन इस बार कोई और भी उस जागरण को महसूस कर चुका था। अंधेरे में बैठा कोई व्यक्ति हल्के से मुस्कुरा रहा था। खेल अभी शुरू हुआ था। विस्परिंग रूइंस में हुई लड़ाई के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा तनाव भी घुल गया था। आरव अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां कुछ देर पहले शादो बीस्ट राख बनकर खत्म हुआ था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था या कोई सपना। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ आई। आरव तुम ठीक हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। कबीर भी पास आ गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर कहा, एक शादो बीस्ट जो सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं देखा, वो अचानक यहां आया और उसने तुम्हें राजा कहा। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, मुझे लगता है यह कोई साधारण बात नहीं है। सीनियर छात्र अर्जुन, जो अभी अभी जमीन से उठकर खड़ा हुआ था, गंभीर आवाज में बोला, यह बात अकादमी तक पहुंचेगी और बहुत जल्दी पहुंचेगी। आरव का दिल धड़क उठा। कुछ देर बाद पूरी टीम अकादमी लौट आई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें सीधे मुख्य हॉल में बुलाया गया। वहां पहले से कई मास्टर्स मौजूद थे। बीच में मास्टर केल खड़े थे। उनकी नजर सीधे आरव पर थी। आरव आगे आओ। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। पूरा हॉल शांत था। मास्टर केल ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि विस्परिंग रूइंस में क्या हुआ? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूरी घटना बता दी। शादो बीस्ट, उसकी आवाज और वह शब्द, तारांकन तारांकन द लॉस्ट किंग। जैसे ही उसने यह कहा, हॉल में बैठे कुछ मास्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि यह नाम उन्होंने पहले भी सुना है। मास्टर केल कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, यह नाम एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। आरव ने पूछा, कौन सी कहानी? मास्टर केल ने गहरी सांस ली। सैकड़ों साल पहले इस दुनिया में एक महान राजा था, एक ऐसा योद्धा जिसके पास असाधारण जादुई शक्ति थी। उसने कई राज्यों को एक साथ जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाया था। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। रिया ने धीरे से पूछा,
गायब है। मास्टर केल ने सिर हिलाया। हाँ, किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। उसके दुश्मनों ने कहा कि वह मर गया, लेकिन उसके समर्थकों का मानना था कि वह एक दिन वापस आएगा। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। मास्टर केल ने सीधे आरव की आंखों में देखा, और आज पहली बार किसी शैडो बीस्ट ने किसी इंसान को उस नाम से पुकारा है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मास्टर केल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उसी रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। सुनहरा कवच, युद्धभूमि, और वह आवाज, तारांकन तारांकन द लॉस्ट किंग। क्या सच में उसका इस सब से कोई संबंध था, या यह सिर्फ एक अजीब संयोग था? तभी अचानक उसके कमरे में हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई। आरव तुरंत खड़ा हो गया, और तभी कमरे के बीच में एक हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। कुछ ही सेकंड में वह एक इंसान की आकृति बन गई। आरव की आंखें फैल गईं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे चांदी जैसे बाल, नीली चमकती आंखें, और उसके चारों तरफ हल्की जादुई ऊर्जा घूम रही थी। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ पल तक उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो आखिरकार तुम जाग ही गए। आरव और भी हैरान हो गया। जाग गया? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, सैकड़ों सालों के बाद लॉस्ट किंग आखिरकार लौट आया है। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। तुम्हें यह कैसे पता? लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, क्योंकि वह हल्के से मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसने तुम्हें इस दुनिया में वापस लाया है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आरव को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। तुमने मुझे वापस लाया, लड़की ने शांत आवाज में कहा। हां, तुम्हारी आत्मा सदियों से सो रही थी, और अब समय आ गया है कि तुम अपना सिंहासन वापस लो। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। लेकिन तभी अचानक दूर कहीं अकादमी के अंदर अलार्म बज उठा। तारांकन तारांकन डेंजर अलार्म। लाल रोशनी पूरे परिसर में चमकने लगी। लड़की की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। लगता है वह खिड़की की तरफ देखने लगी। तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारे जागने का पता चल गया है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। दुश्मन? लड़की ने धीरे से कहा। वही लोग जिन्होंने तुम्हारा साम्राज्य नष्ट किया था। बाहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। अकादमी की एक दीवार टूट गई, और अंधेरे में कई रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देने लगी। लड़की ने आरव की तरफ देखा। स्वागत है तुम्हारे असली युद्ध में, राजा। आरव ने पहली बार महसूस किया उसकी असली कहानी अभी शुरू हुई थी, और यह युद्ध पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। आखिर आगे क्या होगा? क्या आरव सच में लॉस्ट किंग है? यह जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रिबॉर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर।